हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब लोग। Here I am, your chemistry mentor, and I welcome all of you to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज से हमारा केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा सफर शुरू होता है जिसमें हम लोग हमारा पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है You can see some basic concepts of chemistry. And as the name itself suggests कि इसमें केमिस्ट्री के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको आगे तक काम में आने हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है एंड मोर ओवर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में सब टॉपिक्स में हम बोल सकते हैं डिवाइड किया है ताकि हमको एक ईज रहे और हमें पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप देख सकते हो उन सभी टॉपिक का नाम इस स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक जो हमें सबसे पहले करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। समटाइम्स आपसे यार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एक्सप्रेशन मतलब एक नंबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप बोलोगे हमें पता है और हम 1 सेकंड में बता देंगे जस्ट गिन के, राइट। तो शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑलराइट। या तो आप बोलोगे मैम बाकी सब ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अगर आपको कोई एक्सप्रेशन, कोई नंबर दिया जाए और उसमें कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो किसी साइंटिस्ट के लिए या किसी इंजीनियर के लिए उसको ये बताना है कि उस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स ना इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट है। ओके, इट जस्ट इंडिकेट्स द प्रिसीजन, आप ये बोल सकते हो। सो दिस इज योर सिग्निफिकेंट फिगर। आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। हम ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के रूल्स में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो चलो पता करते हैं कि मैम वो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, कोई भी डिजिट जो 0 नहीं है, ऑल नॉन 0 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बहुत सबसे प्यारा सा रूल है, बहुत इजी रूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these all digits are significant, comma always. Okay, please remember this always, ठीक है। So all non-zero digits are significant. Next rule क्या कहता है, zeros between two non-zero digits are significant. जैसे कि चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। Let me change the color first. Yes, if I give you 2 digits, okay, say 59. अब देखो आप बोलोगे मैम इसमें दोनों ही डिजिट्स नॉन जीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए बच्चे। आप बोलोगे मैम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर इन 2 या किन्हीं भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 आ जाए ना, वो भी सिग्निफिकेंट है फॉर श्योर। तो अगर मैं इसको लिख दूं 509, मैम अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हो गए बच्चे, 3। तो ये 2 रूल्स तो बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट रूल जिसमें अक्सर ना समटाइम्स थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो रूल क्या है, अ ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब फाइनल जीरो जो बाद में आ रहा है, ठीक है।
इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। अगर आपका जीरो जो है डेसिमल पोर्शन के बाद आ रहा है और ट्रेलिंग जीरो है, एंड में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी वो इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद में होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, डेसिमल से पहले वाला जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता, इस बात को हमेशा याद रखो। अगर मैंने आपको लिखा होता से 0.9, क्या लिखा होता, ये 0.59, ठीक है, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.59, अभी भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। कितने हैं बच्चे? 2। क्यों? क्योंकि मैम जो जीरो है ना वो डेसिमल से पहले आ रहा है, तो ये वाला जीरो तो बेचारा कभी भी ना सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं, इंपॉर्टेंस इसकी कोई है ही नहीं, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट जीरो। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अब अगर मैंने इसको लिखा होता 0.059, जीरो, कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन में तो ऑलरेडी लिखा है, चलो सेम कलर। अगर मैंने इसको लिखा होता 0.059, अब आप बोलोगे मैम जो ये वाला जीरो है ना, ये देखो डेसिमल के बाद आ रहा है। आई अग्री, वो डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन वो एंड में नहीं आ रहा है, इट्स नॉट अ ट्रेलिंग जीरो। ओके, तो यहां पे भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना बच्चे, वो 2 ही है, 3 नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा होता 0.590, अब क्या हो रहा है जीरो के साथ? मैम जो ये वाला जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, क्या वो एंड में आ रहा है? आ रहा है, इट्स अ ट्रेलिंग जीरो। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चे? 3 होंगे अब की बार। देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जो इस वाले पोर्शन में ही बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनर ना आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इफ एनी जीरो precedes the non-zero digit then it is not significant। ये इसी का ही पार्ट हो गया, जो ये 0.059 है उसके वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे देख लो, हमने कोशिश की है कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की, एंड हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो से ये वाला, जिसको अभी मैंने एनसर्कल किया है, उस पॉइंट को देखो, 5543 सेंटीमीटर। इसमें बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मैम? सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हुए। तो इसमें कितने हैं बच्चे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इससे ऊपर वाला, इन 0.543। अब इसमें कितने हैं? अब देखो, डेसिमल से पहले वाला जीरो, मैम हमें याद है कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेसिमल से पीछे तो जीरो को देखो ही मत, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3543। और ऊपर चलते हैं 0.900। मैम 9 तो फॉर श्योर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है, जीरोस पे आके बात अटक जाती है। डेसिमल से पहले वाला जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यानी कि इस जीरो को तो भूल जाओ। सही बात है। अब आगे वाले जीरोस की बात करते हैं। क्या ये जीरोस डेसिमल के बाद आ रहे हैं? यस। क्या ये जीरोस एंड में आ रहे हैं? यस। तो बच्चे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3। वेरी इजी, राइट। 2.5006। अब देखो मैम 2, 5 और 6 ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं दोनों? यस। क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। सही बात है। तो इसमें बच्चे कितने हुए? 1, 2, 3, 5 हो गए, है ना? सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे चलते हैं 0.008। मैम डेसिमल से पीछे वाला जीरो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं। डेसिमल के बाद तो आ रहे हैं परंतु ट्रेलिंग नहीं है, तो यानी कि देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर विच इज 8। सही बात है।
आगे नीचे आओ, इन 4.00, अब बताइए मैम क्या इसमें ये जीरोस इंपॉर्टेंट है? यस, नाउ दीज आर द ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। सो देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये डेसिमल के बाद में भी आ रहे हैं और एंड में भी आ रहे हैं। हमेशा याद रखना बच्चे, अगर कुछ भी ऐसे लिखा है, ये बहुत डिफरेंट सा रूल लगता है, पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि अरे यार दोनों का मतलब तो 4 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बट ऐसा होता है, हमें ये याद रखना है। क्या मैम 4.0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। अगर मैंने इसको लिखा 4.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हो गए। अब अगर मैंने सेम नंबर को लिखा 4.000, अब कितने हो गए इसमें बच्चे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स। व्हेन आई वाज अ किड, मैंने होशियारी दिखाई थी कि मैम तीनों का मतलब तो 4 है, तो इसमें तो ना मेरे लिए सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट ऐसा नहीं था। तो इस रूल को ध्यान में रखना, बिकॉज ये गड़बड़ हो जाती है समटाइम्स। लास्ट देख लीजिए, इन 0.0070, डेसिमल से पीछे वाला इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। 00 जो 0.00 है, ये ट्रेलिंग जीरो नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 जो है ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, और जो आगे वाले जीरोस है वो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं और एंड में आ रहे हैं। सही है। तो मुझे लगता है यार ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये मार्क्स हटा देती हूँ, है ना, ताकि आपको नोट्स में परेशानी ना हो, आप इजीली देख के समझ जाओ। सही है। चलो अभी क्या करते हैं, हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो, वो नीट का पीवाईक्यू है, जो ऑलरेडी ना आपसे नीट में कभी पूछा गया है, ठीक है। गिवन द नंबर्स 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर and 0.0161 centimeter. The number of significant figures for the 3 numbers are. अब देखो बहुत इजी, 161 मैम, इसमें तो तीनों ही डिजिट्स जो है वो नॉन जीरो हैं, तो तीनों ही सिग्निफिकेंट हुए। 0.161, अब देखो यार इसमें क्या सीन है, डेसिमल से पीछे वाला जीरो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आगे के 3, इसमें भी 3 आ गए। नेक्स्ट वाली को देखते हैं 0.0161। अभी देखो ऑप्शन हंटिंग भी खेलते हैं साथ के साथ। पहला ऑप्शन 3 होना चाहिए, हर किसी में 3 है, तो ऐसे नहीं हो सकता। सेकंड वाले पे आते हैं, हमारा आंसर 3,3, समथिंग होना चाहिए। 3,4 कट गया, 3,3,3 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,4 नहीं हो सकता। 2 सॉल्व किए, ऑलरेडी देखो 2 ऑप्शन जो है वो कट गए, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी आपका गेम क्या हो गया, 50-50 हो गया। नेक्स्ट आओ 0.0161, आप क्या बोलोगे मैम, डेसिमल के बाद में आ रहा है 0, लेकिन वो ट्रेलिंग जीरो नहीं है, तो इसमें भी बच्चे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3। जो अभी पढ़ा एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, डिक्टो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सही है भाई। So 3,3,3, this is the right answer. Cool है, I don't think इसमें कोई परेशानी है। सही बात है। अगर मैंने इसी नंबर को लिखा होता 0.1610, अब की बार इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाते, 4 आ जाते। ये चारों जो हैं अब की बार सिग्निफिकेंट होते। कूल है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ ओके, को बताया गया है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। हमने भी ऑप्शन नंबर बी ही क्लिक किया है, क्या बात है, क्लैपिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00051 कितने हुए, जस्ट
प्लीज टेक अ मोमेंट। ये भी एक्चुअली एक नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए मैम ये 0 तो कभी भी इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं मैम, अब ये 3 जीरोस डराने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन डेसिमल से बाद में है, लेकिन एंड में नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? सिर्फ और सिर्फ 2, 5 and 1। दीज आर द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिर्फ और सिर्फ 5 और 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2। ऑलराइट, चेक कर लें। The correct option is option number C। ये तो देखो, अगर यार इतना इजी क्वेश्चन आ गया तो आप बड़े मजे से, बड़े प्यार से 4 अंक कमा लेंगे, ठीक है, और बहुत आगे निकल जाएंगे। हमको यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो यार ये लॉ बहुत सीधा साधा सा है, प्यारा सा है कि अगर आपने कोई रिएक्शन किया तो जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना ही मास कंप्लीट रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। ओके, इससे क्या दर्शाया जा सकता है? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि यार ना तो आप मास को बना सकते हैं और ना ही आप मास को खत्म कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि जो भी रिएक्टेंट का सम है, एक रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो जो भी बच्चे रिएक्टेंट का सम है, राइट, द मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज बिफोर द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। बहुत सिंपल सी क्लियर सी बात है। तो देखो, matter can neither be created nor be destroyed in any physical or chemical reaction. Total mass of the system remains constant। ठीक है भाई, so total mass of the reactant should be equal to the total mass of the product। exactly जो भी आपको बताया गया वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है जी। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, वो क्या है कि जब आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये लॉ जो है वो वैलिड है। अदरवाइज देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा ही नहीं हुआ आपका रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे यार कि जो रिएक्टेंट जिसने रिएक्ट कर दिया, देखो आप क्या बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होएगा? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ द अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कि बच गया, तभी तो वो इनकम्प्लीट रिएक्शन रहा होगा ना। तो ये बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, कोई याद करने वाली, रटने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हमारे पास एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन, बूम बड़ाम, राइट, जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकती है, यू नो ऑलरेडी, राइट। सो आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, उनमें मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन्स थ्योरी मास और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। तो किसकी कंजर्वेशन होती है वहां पे बच्चे? सिर्फ मास की नहीं होती है, mass plus energy is conserved। This is actually also the modern view of, you know, law of conservation। It's not just the law of conservation of mass, it is law of conservation of mass plus energy। ठीक है जी, बड़ी सिंपल, बहुत इजी सी बात है। एक बार आप फटाफट से देख लीजिए कि स्लाइड पे क्या लिखा है, फिर हम बात करेंगे आगे। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अब एग्जामिनर ने ना आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को देखो। अब ये देखते ही ना स्टूडेंट को लगता है कि यार पता नहीं क्या ही पूछ लिया ये भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब उसने ना एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात पूछी है, बस आपको ना ये एक्स वाई जेड पी क्यू ये सब कुछ देखिए ना कंफ्यूज कर दिया है। क्वेश्चन देखते हैं। n ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस x reacts with m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस y।
to form p gram of a substance R and q gram of a substance S. This reaction can be represented as follows: x plus y gives you R plus S. The relation which can be established in the amounts of reactants and the products will be. अब यार ये नीट का ना PYQ है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बड़े सिंपल से टॉपिक पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बस एग्जामिनर ने क्या किया है, एक्स वाई पी क्यू ये सब कुछ दे के अल्फाबेट्स घुसा के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, x कितना था बच्चे, n है ना, n ग्राम्स आपने x लिया, m ग्राम्स आपने y लिया, r कितना था भाई, r था p ग्राम्स और s था q ग्राम्स। आपसे सिंपली पूछा कि यार रिलेशनशिप बताओ n m p और q में, तो बच्चे आप क्या बोलोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स इट। मास ऑफ रिएक्टेंट must be equal to the mass of product, simply law of conservation of mass, nothing else, nothing else। सही है। तो बच्चे what is the mass of reactant, आप बोलोगे मैम n plus m, it should be equal to mass of product, कितना आएगा बेटा p plus q। ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी इक्वेशन। एज इट इज चेक कर लो क्या गिवन है, n माइनस m नहीं, n प्लस m p प्लस q। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी राइट, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। तो देखो बस आगे आपका ये आंसर, क्या आप एग्जामिनर देख रहे हो कैसे उसने कंफ्यूज कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, ओके, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने समझा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब, लॉ ऑफ कांस्टेंट जो चीज चेंज ना हो, है ना, ये डेफिनेट बिल्कुल फिक्स है भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेट है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने कोई भी ना कंपाउंड लिया, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर मैं पानी की बात करूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने ना कहां से लिया है पानी, इंडिया से लिया है, अमेरिका से लिया है, या किसी नल से लिया है, कि किसी नदी से लिया है, या किसी तालाब से लिया है, नो मैटर कि उस वाटर का सोर्स क्या है, उस पानी का सोर्स क्या है, उसमें हमेशा, अगर वो पानी है तो उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, दो एटम्स मैम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। बड़ी सिंपल सी बात है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उसमें 2 ग्राम, अगर मैं 18 ग्राम पानी है ना मेरे पास, तो मैम उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसे बनेगा पानी। बस यही बात कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, बस, ठीक है। अभी देखो स्टेटमेंट देखो, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड irrespective of the source it is obtained from contains same elements combining in the definite ratios by mass, कि जो रेशियो होगी बाय मास वो क्या होती है, फिक्स। दैट इज कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, अगर वो पानी है तो वो H2O ही है, दैट्स इट। बहुत इजी, बहुत प्यारा सा, कोई आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब इसकी एक्सेप्शन क्या होती है मैम, आइसोटोप्स, हमने पढ़ा है आइसोटोप्स के बारे में, क्या होते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन आइसोटोप हमें बताए क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, मैम 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है भाई। तो यहां तो आपने बोल दिया ना एक तरीके से कि मैम क्लोरीन का ना जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है, तो इट इज एन एक्सेप्शन। आइसोटोप्स एंड स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, दीज आर द एक्सेप्शंस, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस लॉ के खिलाफ है,
कुछ अलग है इस लॉ से कि भैया हम गवर्न नहीं करते लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को, तो वो कौन है? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अमोनिया है NH3 तो उसमें एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन होगा, एक एटम नाइट्रोजन का होगा और 3 एटम हाइड्रोजन के होंगे, सही है। या फिर आप सेम बात को कैसे बोल सकते हो फॉर NH3, अगर मेरे पास 17 ग्राम्स NH3 है तो उसमें से 3 ग्राम क्या होगा? 3 ग्राम मैम हाइड्रोजन होगा और बाकी का जो 14 ग्राम है वो नाइट्रोजन होगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल, बहुत इजी। आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी है। देख लीजिए एक बार इस स्लाइड को, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत अगर आपको लगती है आप ले लो, इसीलिए मैं स्क्रीन से बीच बीच में साइड हो जाती हूँ। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं क्या क्या लिखा है। अब ये वही चीज है देखो कि कहीं से भी अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला हो, चाहे आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करा हो, चाहे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया हो, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि हीट कर दिया हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, चाहे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा दिया हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब ये सब कुछ CO2 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 है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यानी कि एक एटम कार्बन और 2 एटम ऑक्सीजन के, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड यही होगी। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, यार जो वेट की रेशियो है कार्बन इज टू ऑक्सीजन वो CO2 में मैम हमेशा ना 12:32 ही रहेगी। कैसे? बहुत सिंपल यार, कार्बन का मास कितना होता है मैम? 12। ठीक है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना हुआ? 32, तो कितना हो गया? 12:32। सही बात है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा? 3:8। सही है, कोई परेशानी नहीं है। सो वॉट एवर सैंपल ऑफ CO2 इज टेकन, carbon and oxygen are always present in the ratio of 3:8. This is your law of definite or constant proportions. As simple as that. बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करिए, जैसा सिंपल भाषा में, आराम सी भाषा में समझा जा रहा है वैसे समझिए एंड यू विल बी ऑल सेट। ठीक है भाई, चल तो ये फिर से वही एक कंक्लूजन है एक तरीके से। सो वी कैन कंक्लूड दैट regardless the amount, a compound is always composed of the same elements in the same proportion by mass. इस बात को याद रखना बच्चे कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस चीज के सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं? मास के सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस एंड यस यू कैन सी। ऑलराइट, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आ गया है हमारा क्वेश्चन। ओके, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन in a sample of CuO, copper oxide obtained from different methods were found to be same. This proves the law of. अब आप बोलोगे मैम अभी ना आपने स्मार्टली, अगर आप आंसर करोगे बिकॉज मुझे पता है तुम मेरे रॉक स्टार्स हो, बहुत स्मार्ट हो, और सिंपल यार तुम क्या बोलोगे मैम अभी तो आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया है, हम आंखें बंद करके बोल देंगे कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और एक्चुअली है भी, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे है। अब देखो यार, आपने कोई डिफरेंट मेथड्स अपनाए और आपने देखा कि यार एक ऑक्साइड है कॉपर की जिसमें ना कॉपर और ऑक्सीजन सेम मात्रा में जो है प्रेजेंट है। दे आर फाउंड कि वो परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन जो है उस कॉपर ऑक्साइड में हमेशा सेम है। तो ऑफ कोर्स इट डिफाइंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कॉपर ऑक्साइड में हमेशा कॉपर की इतनी परसेंटेज होगी, ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज होगी बाय मास। ठीक है भाई, सो यस इट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओके, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन यार, देख सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, चलिए
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉ। अब इस लॉ के लिए बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम इसकी तो ना स्टेटमेंट में ही झोल है, पता नहीं क्या ही करते रहते हो ना आप, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, राइट। मैम इसके तो ना डेफिनेशन में ही झोल है, पता नहीं क्या हो रहा है, राइट। चलो देखो, अभी देखो इसको ना इनफैक्ट इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। लेट मी चेक, आपको दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है, सही है। इसको इस टेबल के हेल्प से समझते हैं। दिस इज द बेस्ट, मतलब मुझे लगता है बच्चों को ऐसे बेस्ट तरीके से समझ में आ सकता है। देखो यार, मैं कह रही हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपने लिया, सही है, और वो लोग नहीं, ये दोनों मिलके 5 तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 5 तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म कर सकते हैं। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, सब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, पर ये डिफरेंट कंपाउंड्स है, राइट। ये डिफरेंट कंपाउंड्स है। तो इनके लिए क्या लॉ है? अगर मैं कहूं कि कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाली कैटेगरी में ही वैलिड होती है, ठीक है, कि एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए और वो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 5 से ज्यादा ऑक्साइड्स बना पा रहे हैं। यहां पे कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब देख, मैं क्या कह रही हूं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का मास ना फिक्स कर दो, ठीक है। पहले देख लेते हैं, यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यार N2O 28 ग्राम्स, यहाँ पे नाइट्रोजन है 16 ग्राम्स ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ना हमने हर किसी जगह नोट कर लिया कि NO में 14 ग्राम्स नाइट्रोजन, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन। मैं कह रही हूं आपने सबको नोट डाउन कर लिया। अब आप क्या करो, किसी एक का मास, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, किसी एक का मास फिक्स कर दो। यहां पे हमने किसका मास फिक्स कर दिया? नाइट्रोजन का जो मास है उसे हमने फिक्स कर दिया। तो देखो आपने क्या किया यार, अगर आप N2O की बात कर रहे थे, अगर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम्स ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी, तो 14 ग्राम्स के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी? 8 ग्राम्स। बड़ी सिंपल सी बात है, रेशियो ही तो है। यहाँ पे 28:16 चाहे आप लिखो, चाहे आप 28:16 लिखो, चाहे आप 14:8 लिखो, इक्वल है ना। तो देखो आपने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोजन का मास जो है फिक्स कर दिया। उसके अकॉर्डिंग अब आप ऑक्सीजन का मास देखना, 8, 16, 24, 32, 40। नोट किया कि ऑक्सीजन की जो बच्चे रेशियो है वो किस, इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यू कैन से कि जो ये रेशियो निकल के आ रही है ऑक्सीजन की, वो कितनी है? 1:2:3:4:5। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या? अभी देखो स्टेटमेंट देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। सबसे पहली बात कि अगर 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम है तो क्या होगा? देन द डिफरेंट मास ऑफ 1 एलिमेंट। आपने क्या किया? डिफरेंट मास, किस एलिमेंट का डिफरेंट आपने मास लिया? नाइट्रोजन का, ठीक है। Then different mass of one element which combines with the fixed mass of the other element. Wait, I guess मैंने उल्टा बोला इससे पहले। बच्चे हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स किया था, राइट। डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ऑक्सीजन का डिफरेंट मास हो रहा है, ठीक है। इट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द other element. It bears a simple whole number ratio to one another. That's it. This is our law of multiple proportions, कि आपने किसी एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर दिया। ये देखो
इस लॉ का बहुत सिंपल और बहुत इजी सा क्या मतलब है कि यार अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम, हाँ, अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो N2O बनाएगी। अगर वही 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम के साथ, 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अगर उसने रिएक्ट किया होता तो वो NO बनाती। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो N2O3 बनाती। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती तो वो NO2 बनाती। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती तो वो N2O5 बनाती। आप समझ रहे हो? सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है भाई, इसका एक और एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, SO2 एंड SO3। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। से अगर मैंने बोला SO2 SO3, जस्ट टेक अ मोमेंट और इसमें ऑक्सीजन की रेशियो अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे SO2 में बच्चे मास रेशियो क्या है, 32:32। यहाँ पे क्या आएगी, 32:48, राइट, 32:48। तो यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन की क्या रेशियो आएगी, इट विल बी दिस 32:48 आएगी कि नहीं। सो दिस इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशियो कि जब बेसिकली सल्फर का मास, जो कि इस केस में ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमें कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछली बार हमें एक दो केसेस में चेंज करने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, सो यस, देख लो भाई, जो अभी तक समझाया है एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बात कर लेते हैं मैम क्वेश्चन की। डिफरेंट प्रपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन in the various oxides of nitrogen prove the law of, exactly अभी यही डेमोन्स्ट्रेशन लिया है, यही लॉ किया है। ठीक है, और ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सो मैम दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, यू कैन सी हियर दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज सी, look at the question, look at the explanation, and I believe you're all set. ठीक है, चल आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। यस, नेक्स्ट लॉ के बारे में, लॉ ऑफ gaseous volumes. Let me have some water, please. wait for a moment, guys. हाँ, तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स के बारे में। अब उसके नाम में ही आ रहे हैं यार गैशियस, तो यानी कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैशियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है। अक्सर जो उसके नाम में लिखा है ना, उसमें वही है, तभी तो वो उसका नाम है। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, जो कि गैशियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब देखो, बड़ी 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 सिंपल लॉ है। अगर मैंने तुमको एक रिएक्शन दिया, H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives you 2HCl gas, the reaction must be balanced। इस बात का ध्यान रखना भाई। तो तुम यहां से नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि बच्चों ये गैशियस रिएक्शन है पूरा, तुम यहां से नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो। यहां पे इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया, 1 मोल क्लोरीन गैस लिया, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मोल HCl गैस भी मिलेगा। ठीक है,
आप इसी को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि इफ यू हैव टेकन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, देन यू विल गेट 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl गैस, ठीक है। या फिर एक और रिएक्शन ले लेते हैं, हेबर्स प्रोसेस देख लेते हैं यार। यू कैन से N2 गैस प्लस H2, N2 प्लस 3H2 है ना, गिव्स यू 2NH3। पूरा गैसियस रिएक्शन है यार। तो आप बोल सकते हो कि अगर आप एक वॉल्यूम नाइट्रोजन को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको 2 वॉल्यूम्स ऑफ या 2 लीटर्स ऑफ NH3 अमोनिया गैस मिल जाएगी, ठीक है भाई। इन गैसियस रिएक्शंस, देखो उसके नाम में लिखा है, in gaseous reactions the reactants always combine in simple ratio by volume and form products which are also in simple ratio by volume at same temperature and pressure, ठीक है। या फिर the ratio between volumes of gaseous reactants and products can be expressed as a simple whole number ratio, of course। यहां से आप अगर रेशियो की बात करो तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं? यू कैन से मैम 1:1:2। अगर नीचे वाले रिएक्शन की बात करो तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस रेशियो में एक दूसरे से रिलेटेड हैं? 1:3:2। आप क्या बोल सकते हो? 1:3:2, ठीक है भाई। देख लो एक बार। इसके अलावा आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आई बिलीव आपको मिल जाएगा लिंक और आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एग्जैक्टली जो अभी आपको बताया गया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी। कूल है। अगर बच्चे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन फॉर श्योर मिल जाए, ठीक है भाई। ओके, दिस लॉ इज वैलिड फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स ओनली। इट रिलेट्स वॉल्यूम्स टू मोल बट नॉट टू मास। एग्जैक्टली, ये वॉल्यूम और मोल्स को रिलेट करती है, वॉल्यूम और मास को नहीं रिलेट करती यार। ये अभी अभी मैंने बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हाँ, एक जरूरी बात जो एक्चुअली आपके या तो नीट के PYQ में या फिर जेईई मेन में पूछी गई है एक बार, आई डोंट नो, मुझे याद आ रहा है कि कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4 ऑप्शन गिवन थे, कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी से प्रूव नहीं किया जा सकता। दिस इज लॉ ऑफ gaseous volumes. You can see here it is purely generalization of the data. This law cannot be proved by, please, not be proved by Dalton's atomic theory. Rest of the laws of chemical combinations can be proved by Dalton's atomic theory. तो इस बात का ध्यान रखना, किस लिए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जरूरी है, क्योंकि इससे इस लॉ को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degrees Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions. प्रोपेन गैस होती है हमारी C3H8, एक हाइड्रोकार्बन है, और जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो बच्चे आपको मिलता है कार्बन, तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो चलो देख लेते हैं, C3H8 प्लस O2
will give you CO2 प्लस H2O। ठीक है, आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन को, ये कर दिया हमने बैलेंस। हमसे पूछा है कि कितनी वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस जो है वो रिक्वायर्ड होगी ताकि 1 लीटर प्रोपेन गैस को हम बर्न कर पाए। गैसियस रिएक्शन है पूरा, तो यहां पे बच्चे अब सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हो। 1 मोल प्रोपेन गैस को 5 मोल ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। तो यानी कि 1 लीटर प्रोपेन गैस को 5 लीटर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स and see a neat PYQ this is. Simply this is law of gaseous volumes. Can you see कितने easy questions हमसे पूछे जा रहे हैं? I don't think कि आप में से एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा। There is no student, I am very sure. All right, so yes, 5 लीटर आ गया मैम। ऑलराइट, देख लो इसका सोल्यूशन, एग्जैक्टली वही जो अभी हमने लिखा है वही है इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट, वही हमने किया है भाई। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ जो कि है एवोगैड्रोस लॉ, और इस पे बेस्ड मतलब आउट ऑफ ऑल द लॉज फ्रॉम केमिकल कॉम्बिनेशन, लाइक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एवोगैड्रोस लॉ से जनरली मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, देखो यार, अभी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ना 3 गैसेस हैं। ठीक है, वी हैव 3 गैसेस ए, बी एंड सी एट द सेम प्रेशर P। ठीक है, तीनों का ही प्रेशर जो है वो P है, वॉल्यूम जो है वो V है, सेम कंटेनर में आपने रखा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो V है, और तीनों ही गैसेस को आपने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तीनों का ही टेम्परेचर जो है वो T है। तो यहां पे एवोगैड्रो अंकल ने कहा इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी सेम होंगे। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। अब आप बोलोगे मैम आपने एन लिख दिया, एन का मतलब ना नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो मेरा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूल्स किसी गैस के इक्वल हैं तो मोल्स तो ऑटोमेटिकली इक्वली हुए ना, सही है, बेसिक सेंस, कॉमन सेंस, राइट। चलो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम लिए किसी भी गैस के, ऑल द गैसेस, equal volume of all the gases contain equal number of molecules at same conditions of temperature and pressure। सही है भाई। Alright, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एवोगैड्रो अंकल ने हमें बताई वो क्या थी, अगर आपने 1 मोल गैस को एसटीपी कंडीशन पे रखा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे रखा, तो हमेशा वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है मैम, 22.4 लीटर्स। देन इट ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें एवोगैड्रो अंकल ने बताई है। ठीक है भाई, चल, ये क्यों मिट गया भाई,
चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको। रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, तो यहां से आप इस बात को एवोगैड्रोस लॉ से आप ये बात जो है जाहिर कर सकते हो कि मैम रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और चीज जो एवोगैड्रो अंकल ने हमें बताई वो है वेपर डेंसिटी। मैम ये क्या चीज है? इट इज जस्ट अ रेशियो। वेपर डेंसिटी इज सिंपली अ रेशियो किसी गैस की कितनी डेंसिटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहां से आपने डेंसिटी को पीएम बाय आरटी लिख सकते हो। तो यार यहाँ पे क्या होगा, बड़ा सिंपल सी बात है मैम, पी से पी कट जाएगा, आरटी से आरटी बच जाएगा, बचेगा क्या? मास ऑफ द गिवन गैस जिसकी आपको एक्चुअली डेंसिटी नहीं पता। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का मास हमें पता है मैम 2 ग्राम्स पर मोल, तो यहां से आप लिख सकते हो वेपर डेंसिटी। फाइनली डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन will be equal to mass of gas divided by mass of hydrogen gas, that is 2 grams per mole। तो यहां से आप इस mass of gas को क्या लिख सकते हो? this 2 into this vapor density। ठीक है भाई, so this is the relationship and it's important as well। कभी कभी ये आ सकता है। कूल है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन। मीथेन होता है भाई साहब CH4। ठीक है, equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions। तीनों ही गैसेस बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशंस में रखे हुए हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हमें बताना है H2:O2:, मीथेन। सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए? ऐसे दिमाग की जो बत्ती जलनी चाहिए। और तो ये पेड़ लग रहा है ना, इसको ऐसे, इज इट लुकिंग लाइक अ बल्ब? ओके, आई बिलीव सो। सबसे पहले जो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए मैम, ये कौन सा लॉ है? ये एवोगैड्रोस लॉ है। किस लॉ के बारे में अब बात हो रही है? नीट 2014 का क्वेश्चन है, एवोगैड्रोस लॉ। सही है। अभी देखो एवोगैड्रो अंकल ने क्या बताया कि यार आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बताना है एंड वी नो रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। अभी बताया था पीछे, रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, राइट? अब आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालें, हमें तो मास। बेटा इक्वल मासेस हैं। सपोज कर लो कुछ 100 ग्राम, जैसे x ग्राम हमने ले लिया, ठीक है, तीनों का ही हमने x ग्राम ले लिया, तो निकाल लो यार नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2 2, O2 का कितना हो गया भाई 32, मीथेन का कितना हो गया भाई CH4 16। निकाल लो यार रेशियो कितनी आ गई, देखो 16:1:2। 100 यहाँ पे 100 ले लिया है हमने, यहाँ पे इसकी जगह x लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, हार्डली मैटर्स, इक्वल है, रेशियो की बात हो रही है। 16:1:2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सी, हाँ मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देख लिया, कितना इजी क्वेश्चन था यार। आगे बात करते हैं। What is the weight of oxygen that is required to complete combustion of 2.8 kg of ethylene? फिर से ये एक नीट का PYQ है बच्चे। अगर बात की जाए इथाइलिन की, इथाइलिन होता है C2H4, ठीक है, इथाइलिन क्या होता है C2H4। आपने इसकी कंबस्टन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको कंबस्ट करा, जलाया, तो हाइड्रोकार्बन है,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है मैम, कर दिया प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी देखो बैलेंस करा इक्वेशन को, यस मैम बैलेंसिंग आती है, कोई परेशानी नहीं है। अभी देखो तुमसे पूछा है कि कितना ऑक्सीजन का मास रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। 2.8 kg आपके पास अगर ये है तो इसको जलाने के लिए, पूरी तरह जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन, मुझे कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये हमें बताना है। तो आप कैसे बताओगे यार? देखो बड़ी सिंपल सी बात है मैम, इसको पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में। मास से कभी भी रिलेट नहीं करना, आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स से कनेक्ट करना है, मास से नहीं रिलेट करना है। चलिए मैम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ऑल्दो डेडिकेटेडली हम आगे पढ़ने वाले हैं मोल्स के बारे में भी, बट यू गाइज ऑलरेडी नो, आप तो एग्जाम दे रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स सबसे सिंपल फॉर्मूला ऑलवेज वर्क्स। क्या होता है मैम? गिवन मास या जो भी आपको मास पता करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसी कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो तो उसका मोलर मास लोगे, एटम के बारे में बात कर रहे हो तो उसका एटॉमिक मास लोगे। चलो भाई मैम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, गिवन मास बच्चे ग्राम्स में लेना है। एक और चीज है, इन्होंने किलोग्राम्स में गिवन। हम किस में निकालते हैं? मोलर मास ग्राम्स पर मोल में, तो मेक श्योर इट मस्ट बी इन ग्राम्स। 2.8 kg का क्या मतलब मैम? 2800 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना है मैम? 12 into 2 + 4 कितना आ गया? 28। यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मैम? सीधा सीधा 100 मोल। 100 मोल। अब 1 मोल इथाइलिन को 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो मैम 100 मोल इथाइलिन को 300 मोल की जरूरत होगी। यार ये तो बड़ी सिंपल सी गणित है। 1 मोल को 3 मोल चाहिए तो 100 मोल्स को 300 मोल्स चाहिए, सही बात है। तो मैम 300 मोल्स ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है, बट हमको सारे ऑप्शंस ना केजीज में गिवन है, तो अब हमें रिवर्स चलना है। कैसे चलना है? रिवर्स। अब देखो तुमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने? 300। सो इट विल बी इक्वल टू, तुम्हें अगर इसको मास में निकालना है, केजीज में निकालना है, अभी एक्स आएगा किसमें? ग्राम्स में आएगा। याद रखना नंबर ऑफ मोल्स 300 गिवन है, हमें पता करना है कि इस 300 मोल्स का ग्राम्स में मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 32। O2 की बात कर रहे हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 300 into 32, यानी कि 9600 ग्राम्स। बच्चे 9600 ग्राम्स का क्या मतलब है मैम? 9.6 kgs। 9600 ग्राम्स का क्या मतलब है? 9.6 kgs। ग्राम्स और किलोग्राम्स में बच्चे अगर दिक्कत है, मैं वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकती। यू मस्ट नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आप नीट अपियर करने वाले हो, बेसिक कन्वर्जन्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिविजन, इन सब में गलती नहीं चलेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब अब आप सीख चुके हो। कोशिश बस ये करना इस तरीके की सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो, बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत हेल्प होगी। ठीक है भाई, तो 9.6 kgs कहाँ दिख रहा है? सबसे ऊपर दिख रहा है। जब ऑप्शन नंबर ए होता है ना, मुझे लगता है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, फिर भी क्यों सॉल्व करा यार, बट करना पड़ता है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे हम नीट PYQs, मेन PYQs, IIT PYQs ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यार क्या ये क्वेश्चन है यार, ये नहीं हो पा रहा क्या,
ऐसे कैसे नहीं होगा यार। चल, which of the following pairs illustrates law of multiple proportions? इनमें से कौन सा पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दर्शा सकता है? ओके, ये दर्शा रहा है। चलो भाई, टेक अ मोमेंट और मुझे आंसर बताओ। मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं, दो एलिमेंट, PH3 और HCl, मैम यहाँ तो एलिमेंट्स ही अलग है, ये तो हो ही नहीं सकता। PbO एंड PbO2, ये हो सकता है भाई साहब। PbPb, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट है। सो PbO एंड PbO2 इज द राइट आंसर। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बचे यहाँ पे H2S और SO2 है। सेम एलिमेंट दोनों नहीं है, बोथ द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। यहां पे लिख लीजिए, बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। सेम नहीं होंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस नहीं होगा। बड़े बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई। सेम जो अभी मैंने बताया वही एक्सप्लेनेशन यार मैं कोशिश की है कि आपको रिटन में भी चीजें मिल जाएं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, स्कोप ना हो कंफ्यूजन का। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ऑफ कोर्स 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to form 44 grams of CO2. मुझे इसमें तो देखो कोई तकलीफ नहीं लग रही है। आपने लिया कार्बन, आपने लिया ऑक्सीजन और आपको मिल गया CO2। कार्बन हमने लिया मैम 12 ग्राम, ऑक्सीजन हमने लिया मैम 32 ग्राम्स और हमको मिल गया 44 ग्राम CO2। देखो यार, रिएक्टेंट जितना, जिस रिएक्टेंट कितना है इधर 44 ग्राम, प्रोडक्ट उधर कितना है 44 ग्राम। आई बिलीव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे भी देख लेते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? When 72 gram of carbon is heated in a vacuum and no change in its mass takes place. So यार यहाँ पे सिर्फ ऐसे नॉर्मल हीटिंग हो रही है ना? As such, this is not the best example which can illustrate this. ठीक है? The weight of a piece of platinum is the same before and after heating. Similarly, यहाँ पे भी वो heating वाला ही गेम चल रहा है. So none of these तो I won't consider. चल, सेम। अरे वाह, सब सही कर रहे हैं भाई, हम सब सही कर रहे हैं, क्या बात है। मुझे बताना जरूर कि लेक्चर समझ में आया ना अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक है जी, चल। Which law is also known as law of constant composition, ma'am? Constant definite proportions. इसके लिए हम गलत नहीं हो सकते। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शन देख के, पहला ही ऑप्शन देख के हड़बड़ाने का नहीं है, क्योंकि तुमको पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस सेम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। द स्टेटमेंट chemical compound always contains same elements in definite proportions by mass and it does not depend on the source of the compound. अरे मैम, पानी वाला एग्जाम्पल दिया था, कहीं से भी लाओ पानी, पानी पानी है, ठीक है। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये इट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। हमने भी डी किया था भाई। शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में अगर बात की जाए, सो वी ऑल नो दिस इज सिंपली द मास ऑफ एन एटम, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। एक एटम का जो मास है मैम वो एटॉमिक मास है। अब हम एटॉमिक मास को AMU में अगर डिफाइन करते हैं, AMU, अब देखो what can we say?
एटॉमिक मास यूनिट की अगर बात की जाए, ये क्या चीज होती है कि अगर आपने कार्बन 12 लिया, C12 आइसोटोप आपने लिया और उसका 1/12 हिस्सा, the atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of a single carbon 12 atom, वो होता है AMU। अगर आप AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हो then it comes out to be 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Please remember, this is my marker. Please remember, this is actually a very important, conversion or information you can say. So note this down अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था यार, ये तो हमें पता ही था ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। अभी बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। अब दिस कम्स इनटू द पिक्चर जब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बात की जाए फॉर इंस्टेंस क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 की, अब दो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। सो दीज आर द टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम एटॉमिक मास क्लोरीन का लेते हैं वो 35.5 होता है, तो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैम कैलकुलेट कैसे करते हैं किसको? एवरेज एटॉमिक मास को। सो इफ आई टेल यू कि बेटा जो ये क्लोरीन 35 है ये नेचर में ना 75% एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, नेचर में जितना भी क्लोरीन प्रेजेंट है उसका 75% क्लोरीन वो है जिसका मास 35 है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द क्लोरीन 37, ये कितना हुआ बच्चे नेचर में 25%। तो सिंपली आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? यू कैन जस्ट से मास नंबर ऑफ द वन आइसोटोप कितना है बच्चे 35 इनटू इट्स परसेंटेज एबंडेंस कितनी है 75। पहला आइसोटोप हो गया, दूसरे आइसोटोप की बारी आती है 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो अगर आप इसको एज एन फॉर्मूला लिखो, इसको आप कर लो पहले तो एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ पे इसको कर लो एवरेज एटॉमिक मास। सो इट इज परसेंटेज एबंडेंस इनटू मास नंबर, ठीक है। इनका हमको ऐसे सम करना है फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। सो हियर यू कैन सी जो अभी एग्जैक्टली मैंने समझाया वही यहाँ पे स्पेसिफाइड है, आप इसको देख सकते हो, सही है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, देखते हैं नीट का PYQ है, ऑलरेडी कभी पहले पूछा जा चुका है। द एलिमेंट X, यहाँ पे X गिवन है हमको, जो कि कहा गया है कि 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मास नंबर 200, 199 एंड 202, ठीक है। उनकी परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है। तो हमें बताया, बोला गया चुपचाप से, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि एवरेज एटॉमिक मास बता दो। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, वेव 1, आप क्या बोल सकते हो? मैम फॉर्मूला भी आपने बताया है, लगा देते हैं, ठीक है जी लगा देते हैं। तो आप क्या बोलोगे, पहला आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर है कितना 200, तो आप बोलोगे मैम 200 इंटू इट्स एबंडेंस कितनी हो गई 90 प्लस 199 इंटू 8, आप क्या बोल सकते हो 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, है ना, प्लस 202 इंटू 2, ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारा परसेंटेज एबंडेंस। कैलकुलेट करो इसको, टेक अ मोमेंट एंड जस्ट कैलकुलेट इट, ठीक है। चल अभी बात करते हैं वे 2 के बारे में।
वे टू के बारे में। वे टू क्या है हमारा? कॉमन सेंस। वे टू क्या है? कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस है मैम? जो आइसोटोप नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है, जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होगा वो उसी के ज्यादा पास निकल के आएगा। बच्चे आप एवरेज ले रहे हो, जो नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है उसी के करीब फाइनल एवरेज वैल्यू निकल के आने वाली है। तो अगर आप इसको देखो कि जिसका मास 200 है, मास नंबर जिसका 200 है, वो नेचर में 90% मौजूद है, तो जो ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगी ना, मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि इट इज गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू 200। ये 200 के बहुत क्लोज हुई। तो सबसे पहले तो अगर मैं चेक करूं कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, क्योंकि बच्चे 200 का 90% है, तो सीधा सीधा ना ये वैल्यू 200 के ही इतने पास आएगी कि आप उसको अप्रोक्सीमेटली 200 ही बोलोगे। नहीं बिलीव हो रहा है तो कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद यही चीज फिर से लगाने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि फिर से हमसे नीट में पूछा जा चुका है। देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 200, 199.96। ठीक है भाई, तो चलो आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। तो हमसे पूछा गया है एवरेज एटॉमिक वेट। पहला तरीका वे 1 बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। आप क्या बोलोगे मैम? मास नंबर कितना है? 10, उसकी परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में 90, प्लस 11 इंटू 18, मास नंबर 11 की अबंडेंस कितनी है? 81%, सॉरी 81%, 81% डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया वे 1। अभी बात कर लेते हैं वे 2 के बारे में। वे 2 क्या है हमारा? कॉमन सेंस। मुझे लगता है अभी तक ये आपने लगा लिया होगा, सेकेंड वे से आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो बच्चे जो बोरॉन 11 है वो नेचर में 81% अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए 10 से 11 के बीच में, तो जो हमारा एटॉमिक मास निकल के आने वाला है वो 11 के करीब निकल के आने वाला है। एवरेज है तो 10 और 11 के बीच में ही निकलेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो लेकिन वो 11 से क्लोज होगा। सो 10.8 11 के बहुत क्लोज है, यही आंसर है। 10.2 10 के ज्यादा क्लोज है। 11.2 ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एवरेज है 10 और 11 के बीच में आएगा निकल के। 10 तो आ ही नहीं सकता है ना, .10 तो आ ही नहीं सकता। सो दिस वे आपने बिना सॉल्व करे, बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बहुत कॉमन सेंस से आप बता सकते थे ऑलरेडी कि यहाँ पे इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होने वाला है। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेम जो अभी हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट चीज आती है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसे समझाने के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझाने के लिए, फॉर इंस्टेंस सबसे पहले मैं लेती हूं बेंजीन। किसको ले लेते हैं? बेंजीन को ले लेते हैं। बेंजीन क्या होता है मैम? C6H6 यानी कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर मैं इसके एटम्स की, मतलब इसके फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो वो क्या निकल के आने वाली है? CH, राइट। तो बच्चे ये जो C6H6 है वो तो हमें पता ही है कि मैम ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर बात की जाए CH की, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है हमारे फॉर्मूला में,
वो क्या है मैम? वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कोई परेशानी इस बात में नहीं। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी बेटा? CH2O। कोई तकलीफ आई डोंट थिंक होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख सकती हूँ? मैम एज इट इज वही आएगा। कोई तकलीफ आई डोंट थिंक के होनी चाहिए। चल, अब यहां से आपने एक चीज फॉर श्योर नोटिस की होगी कि अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करो किसी फैक्टर n से, then only you will get the molecular formula, right? Only then you will get the molecular formula. अगर मैं यहाँ पे CH को multiplied by 6 कर दूं तो तभी जाके मुझे मिलेगा C6H6। CH2O यहाँ पे भी मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो n है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। CO2 के लिए उस n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1 है ना? कि आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज द सेम CO2, नो इश्यूज, राइट? तो आप ये बात बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम इस बात में नहीं है। नाउ द सेम थिंग इज वैलिड फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एज वेल। चल, मास के थ्रू भी करके देख लेते हैं। C6H6 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 12 6 72 प्लस 6 78 आ गया। CH का क्या आएगा? 12 प्लस 1 13, एंड वी नो 13 इंटू 6, अगर आप वही करते 13 इंटू 6 तो वो निकल के आता 78। सो द सेम थिंग इज वैलिड फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एज वेल, है ना? मास के लिए भी और फॉर्मूला के लिए भी सेम चीज वैलिड है। तो आप क्या बोल सकते हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर n gives you the molecular formula mass. Molecular formula mass. Here m stands for mass. ठीक है? तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। ठीक है? यस, मुझे लगता है इसमें अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ दीज आर सम रूल्स यू कैन से जो आप फॉलो करना है आपको फॉर द कन्वर्जन, कि आपको किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आप आराम से यार क्या करो, सबसे पहले आपको ना जनरली परसेंटेज गिवन होती है, तो आप अज्यूम कर लो कि आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, देन आप उन मोल्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो। तो जो मोल्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आएगी वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना है वो मैंने पीछे भी बताया, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होगी। ठीक है, चल देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं, बेटर समझ पाएंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% कार्बन है और बाकी का हाइड्रोजन है, तो हमें उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। यही क्वेश्चन है नीट PYQ 2021। क्या बात है, चलिए जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने लिया कार्बन, आपने लिया हाइड्रोजन, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया, 100 ग्राम कंपाउंड अज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यार अगर 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें से 78 ग्राम्स कार्बन होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 78 ग्राम्स कार्बन आ गया, रेस्ट ऑफ इट यानी कि 22 ग्राम्स हाइड्रोजन हो गया। आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास
डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 12। यहाँ पे कितना आ गया 22 डिवाइडेड बाय 1। अब देख कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 78 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता होगा 6.5। हाँ 6.5 ये आ गया 22। फिर मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ मोल्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालोगे। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले जो भी इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी होल नंबर रेशियो 6.5। 6.5 अगर ना भी मिले तो वो आप आगे डील कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 6.5 ये अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। आ गया हमारा आंसर C1H3। आपको क्या निकालना था एम्पेरिकल फॉर्मूला, आ गया CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यहाँ नहीं निकालना है और उसके रिगार्डिंग हमें कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है। तो CH3 ऑप्शन नंबर डी सॉल्व। तो देखो यार कितना इजी था, यहाँ पे एग्जैक्टली वही सॉल्व किया हुआ है जो अभी हमने किया है, ठीक है, ताकि आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल जाए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। An organic compound contains carbon, hydrogen, oxygen, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज गिवन है और आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। और ये क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है। ऑलराइट, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो सेम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप देख सकते हो उनकी जो उनकी परसेंटेज है एग्जैक्टली वही हम मान लेंगे कि वो ग्राम्स में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लोगे, आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इजी। तो देखो 396, तो देखो जब आप इसको 3.22 से हर किसी को आपने देखो डिवाइड कर दिया, देख रहे हो, तो 131, तो आंसर क्या हो गया CH3O, राइट, C1H3O1। आप क्या बोल सकते हो CH3O। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है CH3O पीछे, CH4O, CH3O। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ओके सही, ये हमने कर लिया है यार। Still, if you guys have any doubt, any problem, just let me know in the comment section and I'll try to help you guys as much as I can, but in the next video. Okay? Alright. If two compounds have the same empirical formula, दो compounds ऐसे हैं जिनका empirical formula same है लेकिन molecular formula different है, तो क्या होगा। तो उनकी डिफरेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स, एब्सोल्युटली, अगर उनका बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो फॉर श्योर उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। बड़े बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएमटी का पीवाईक्यू। एक कंपाउंड है 80 ग्राम्स, उसमें कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो। अब की बार उसने आपको परसेंटेज में ना देके आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इतना कंपाउंड प्रेजेंट है, सो द टेक्निक रिमेन्स द सेम कि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। Given mass 24/80 molecular mass. Given mass divided by molecular mass of the compound. हाइड्रोजन के लिए आप क्या बोलोगे, given mass divided by molecular mass 4/80. 4/80. ऑक्सीजन के लिए आप क्या बोल सकते हो 32/80, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास क्या आ गए, सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
यू कैन सी हियर, ठीक है। आपने सिंपलेस्ट जो रेशियो थी उससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपने निकाल लिया, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके बाकी सबको, तो आपकी ये सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी एंड हेंस योर आंसर विल बी CH2O, राइट? CH2O, ऑप्शन नंबर डी, यू कैन सी हियर CH2O, सही है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2, CH2O2। द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो यार मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर n कैन बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं CH2O, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज कोई भी ऐसे n की आप कोई होल नंबर वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो n की कि आपको CH2O मिल जाए। CH2O2 एज इट इज, यानी कि अगर आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दोगे तो एक तरीके से आपको मिल जाएगा CH2O2। तो दिस कैन बी द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे देख लेते हैं C2H4O2, अगर यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट C2H4O4, है ना? आपको मिलेगा C2H4O4, दैट्स व्हाट यू आर गोना गेट। हमारे पास यहाँ पे है C2H4O2, हमें चाहिए O4, अगर होता तो ये प्रोबेबल फॉर्मूला हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं C3, ओके, अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या आता? C3H6O6, बट यहाँ पे O4 है, अगर यहाँ पे O6 होता तो ये भी हो सकता था। तो इसीलिए बच्चे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यू कैन सी हियर, ठीक है। मुझे लगता है अभी तक आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पे चलते हैं आगे और यहाँ होता है हमारा ये सेशन ओवर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that